एक अलग प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वे अनावश्यक पारंपरिक प्रोटोकॉल से बंधे नहीं हैं। उनका इरादा लोगों को उनके दरवाजे तक शासन पहुंचाने का है। उसके लिए उन्होंने सरकार में उन अड़चनों को दूर किया जिससे व्यवस्था सूचित हो गई। उदाहरण के लिए अनावश्यक कानूनों को समाप्त करना, लोगों को बैंक खातों में सब्सिडी के लिए डेबिट लागू करना, डीबीटी लागू करना, प्रौद्योगिकी के उपयोगों में मध्यस्थता को हटाना। वास्तव में उनके शासन में कई विचारों को पेश किया। श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम साथ साथ चलते हैं, हम साथ साथ चलते हैं, हम एक साथ सोचते हैं, हम एक साथ संकल्प करते हैं और हम एक साथ इस देश को आगे ले जाते हैं। एक दूरदर्शी महान नेता, डिजिटल पीएम, गरीबों के पीएम, उन्होंने कई कार्यकारिणी योजनाएं शुरू करी, जैसे जनधन योजना, स्किल इंडिया मूवमेंट, मेक इन इंडिया, स्वास्थ्य मिशन, ज्योति ज्योति बीमा आदि। ये शायद एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन पर देश को भरोसा है और जिनसे उम्मीद है। उनके सतत प्रयास के कार्यकाल के कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन लोगों के विश्वास को डिगाने में नाकाम रहे। स्थिति के अनुसार त्वरित निर्णय लेना उनकी पहचान है और वो राजनीतिक लाभ और हानि के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे लोगों के लिए पीएम के रूप में नहीं, परंतु एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। वह उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें उम्मीद और आत्मविश्वास देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ मोदी जी की कार्यशैली को पूरी तरह से विवरण करती हैं कि कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ बस एक धन मेरा। और आज हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की प्रदर्शनी का हमने आयोजन किया और उसका उद्घाटन करने हमारे लिए मुख्य अतिथि के रूप में श्री अरुण सिंह जी यहाँ पे बता। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। कार्यक्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे चेयरमैन एंड चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर सर को। पहले उनके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा सभागार में उपस्थित सभी लोगों को। अनेक चिकित्सा अलंकरणों से सुसज्जित निम्स विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर शिक्षण के इस शानदार संस्था की वास्तविक प्रेरणा और उद्देश्य है। सर अपनी गतिशीलता, बहुमुखी प्रतिभा, करिश्मा और बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए चिकित्सा जगत में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एमबीबीएस और एमडी किया और छोटे बच्चों के प्रति उनकी सहानुभूति ने उन्हें बाल चिकित्सा में एमडी के विकल्प को चुनना ठीक समझा। उन्होंने प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से बाल चिकित्सा में पोषण में अपनी विशेषज्ञता हासिल की। उनकी अकादमिक प्रतिभा के कारण उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति पर आगे पढ़ाई करने के लिए बुलाया गया। इसके बाद वो बाल चिकित्सा यकृत लिवर में अपनी विशेषज्ञता को पूरे करने के लिए किंग्स कॉलेज लंदन भी चले गए। एक समर्पित बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर इंडियन चाइल्ड सिरोसिस नाम की बच्चों की एक दुर्लभ बीमारी के लिए उपचार चिकित्सा का आविष्कार करने वाले। यह बीमारी इतनी भयानक थी कि लगभग 100% बच्चे इस चिकित्सा स्थिति में मर जाते थे। उनके आविष्कार के बाद रोग का उन्मूलन हो गया। उनका शोध कार्य एक शोधकर्ता के रूप में समाज के लिए उनकी सबसे बड़ी योगदान है। डॉक्टर तोमर को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने लिए एक लंबा कद हासिल करना तय था। दुनिया के कुछ बेहतरीन संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका सपना अब अपने देश के में विश्व स्तर के मानकों का एक संस्थान स्थापित करना था और उसी उद्देश्य के साथ निम्स यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 2000 में रखी गई। एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से शुरुआत करते हुए आज निम्स यूनिवर्सिटी 24 कॉलेज और 400 से भी ज़्यादा कोर्सेज को पढ़ाता है और इसी कारण और यहाँ पर करीब 40 से ज़्यादा देशों के बच्चे पढ़ते हैं और इसी कारण इसको ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों पुरस्कार और मान्यताएं प्राप्त हुई। यहाँ पर चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, वास्तुकला के काफ़ी सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। निम्स यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज
के परिसर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें न्यूरोसाइंस, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नामक काफ़ी सारी सुपर स्पेशलिटीज़ का इलाज किया जाता है। ये उत्तम अस्पताल एक हेल्थ केयर फॉर ऑल केंद्र है जो निम्न आय वर्गों की जरूरत को भी पूरा करता है। सामाजिक मोर्चे और विशेष रूप से बालिकाओं के लिए कुछ करने की ललक के साथ सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर सर ने राजस्थान राज्य के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये घोषणा की कि कोई भी बच्ची जो निम्न अस्पताल में जन्म लेती है उसकी 12वीं तक की शिक्षा पूरी फ्री कर दी जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर छात्रों, संकाय सदस्यों, डॉक्टरों, रोगियों और सहभागियों के लिए एक बड़े घनिष्ठ समुदाय के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से मानव कल्याण और राष्ट्र सेवा के सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं। ये कठिन समय और चुनौतियों के बीच एक मजबूत स्तंभ रहे हैं जो निम्न विश्वविद्यालय नाम के इस भव्य संस्था की नैतिकता को उच्च रखता है जिसके लिए वो एक मंदिर में पुजारी की तरह से समर्पित है। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर सर को कि आज इस खास कार्यक्रम पे अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत चेयरमैन सर का। And good afternoon to everybody. First of all, I would like to welcome मैं अपनी माननीय मुख्य अतिथि अरुण सिंह जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से समय निकाल के यहाँ पर आए। साथ में हमारे स्वामी जी और हमारी जो मैडम हैं रंजीत कोहली जी। स्वामी जी बड़े आध्यात्मिक आदमी हैं। अभी मुझे उनसे 10 मिनट मिली आराधना साधना इसके बारे में बहुत शिक्षा मुझे लेने का मौका मिला। जब कभी ये मौका मिलेगा मैं दोबारा स्वामी से निवेदन करूंगा कि आपको बताएंगे। अब मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ूं उससे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे मौजूद सारे मेरे फैकल्टीज, टीचर्स, हमारे युवा नेता डॉक्टर पंकज सिंह, दीक्षा जी, विजय जी, बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे सुंदर सुंदर से प्यारे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे। आप लोग अब सबसे पहले आपको फर्ज होता है, इतने महान लोग यहाँ पर आए हैं और आज इतना महान कार्य किया गया है कि मैं आगे बताऊंगा। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लिखा होगा, सीखा होगा, लेकिन आज हम सभी सादर और मन में कुछ आगे बढ़ने के लिए और किसी का पालन करने के लिए इसको साथ लेकर के सब लोग, सारे बच्चे खड़े होकर के आदरणीय मोदी जी और हमारे मुख्य अतिथि एवं अदर अतिथि के लिए खड़े होकर के उनका रिस्पेक्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अक्सर मेरी बातें सुनने का मौका मिलता रहता है, लेकिन आज मैं ज़्यादा समय आपके बीच में और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में नहीं लूँगा। क्या बच्चों को हमारी भूख भी लग रही होगी? बस एक ही बड़ा अच्छा लगा, आप लोग, हमारी सीटें भर गई, आप लोग सीढ़ियों बैठे हुए हो, कुछ बाहर खड़े हुए हैं। एक ही चीज मेरे बच्चों, आज जो एक प्रदर्शनी हमारे नरेंद्र दामोदर मोदी जी जो हमारे आज के हमारे देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पे हैं और मैं भारतवर्ष का नहीं पूरे विश्व के बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली और आदरणीय नेता हैं। उनके छुटपन से लेकर के और अभी तक की जितनी बातें खोजी गई, आप जो बच्चे हमारे यहाँ नया एडमिशन लिया है 17 साल के होंगे, तो आपने 3-4 साल से जो अपने लाइफ में परिवर्तन देखा है, और जो बच्चे हमारा 20, 22, 24 के हो गए, उन्होंने अपने 8-10 साल से जो परिवर्तन देखा है वो सब जानते हैं, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर
सेकेंड फ्लोर पर ये प्रदर्शनी बनाई गई है। आप लोग जरूर देखें, अपने साथियों को बुलाएं, दोस्तों को बुलाएं, परिवार वालों को बुलाएं और इस प्रदर्शनी को जरूर दिखाएं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानी, अरुण जी बहुत ही सम्मानी व्यक्ति हैं। आज से ही नहीं, डिकेड से ही राजनीति में हैं, लेकिन अपनी नम्रता, अपने व्यक्तित्व के कारण, और शायद कुछ कम लोगों को पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। हमारे देश की जब कानून बने हैं और जहां भी किसी एक सलाहकार की, आर्थिक सलाहकार की जरूरत पड़ी है, राजनीतिक सलाहकार की जरूरत पड़ी है, उनमें मैंने पढ़ा, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सुमित्रानंदी सरस्वती जी, जो हमारे इतने प्रगाढ़ धर्म ज्ञान का समुद्र हैं, उनको भी यहां मैं पधारने के लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं। मैडम रंजीता कोली, जो कि भरतपुर की सांसद हैं, उनको भी यहां पधारने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मेरे प्यारे छोटे छोटे से बच्चों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज अपना भाषण दे करके, पर एक ही बात का आपसे वचन लूँगा कि देखो, आप उस प्रदर्शनी में देखना तो क्या पाओगे। शिक्षा मैंने भी कई बार देखी, लेकिन एक दोबारा जब देखी तो मेरे मन में एक ही बात आई जो आपसे कहना चाहता हूँ। साधारण से साधारण आदमी भी कर्तव्य एंड अपना जो व्यक्तित्व बनाएगा और जो अपने व्यक्तित्व से अपनी चीजों को बनाएगा, अगर उसमें क्षमता हो, ध्येय हो और उसके लिए कर्म हो और उसके विचार अच्छे हों, ऐसा करता है तो बहुत बड़ा बनता है। मेरा आपको आशीर्वाद है, आप लोग ऐसा करें तो कोशिश करें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की चीजों का पालन करें और आप लोग भी उनके कहीं समकक्ष पहुंचने की कोशिश करें, उनके सिद्धांतों का पालन करें, उनकी चीजें जो बताई जा रही हैं उनका पालन करें। ऐसा हम सब मिलकर पालन करेंगे तो हमारे बच्चे, बहुत कुछ बच्चे उनके पास पहुंच जाएंगे, उनके साथ साथ हो जाएंगे और हम सब मिलकर के सबका साथ सबका विकास कहते हुए हम सब देश का, पूरे देश का हम लोग तरक्की करेंगे। तो मैं आप सबसे प्रण करता हूं कि आपसे आप लोग जीवन में ये प्रण लेंगे कि हम अच्छा व्यक्तित्व रखेंगे, दूसरा अच्छे कर्म करेंगे और अपने मन की जो इच्छा है उनको पूरा करके ही छोड़ेंगे और एक अच्छे मन से करेंगे। इस सब का मुझे सब लोग हाथ उठा के वादा करिए कि आप सब लोग मेरे साथ हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। क्या मोदी जी तो नहीं शायद, लेकिन हाँ उनके संपर्क बहुत संपर्क उनके समकक्ष नीचे भी पहुंच गए। तो मेरा दिल से कोई न कोई बच्चा पहुंच जाएगा तो मुझे बड़ा खुश होगा कि आपने आज जो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है उससे अपने जीवन में बहुत कुछ चेंज किया, अपने साथियों को बुलाया, अपने परिवार को बुलाया। तो हम सब आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम सब मिलके सबके साथ तरक्की करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो मोदी जी के व्यक्तित्व की क्वालिटीज हैं, अगर उसका 10% भी हम लोग फॉलो करते हैं तो जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा वुमेन एम्पावरमेंट को सिग्निफाई जो करती हैं आज हमारे बीच सांसद भरतपुर से श्रीमती रंजीता कोली जी को कि आए और अपना उद्बोधन दें। मां सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे सांसद सुमेधानंद जी और तोमर साहब जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें जीवन शैली दर्शाई गई है। उसी प्रकार से मैं यही कहूँगी कि आप सभी के बच्चे उनकी जीवन शैली को अपने जीवन में डालने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रदर्शनी लगाई गई है वो एक एक वाक्य को दर्शाती है। इसी प्रकार से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे आदरणीय मंच पर बैठे हुए हैं और वो आपको संबोधित करेंगे और आप सबको भूख भी लगी है, तो मैं आपसे, समय का अभाव है इसलिए मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ कि अभी मेरे से वरिष्ठ आपको सुनाएंगे, क्योंकि आप सबको भूख लगी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। और हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगे जिंदगी में फाइट करने की, संघर्ष करने के लिए। भूख तो एक बहुत छोटी सी चीज है। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सीकर के सांसद श्री सुमेधानंद सरस्वती जी को कि वो आए और अपना छोटा सा उद्बोधन दें। सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा, एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। भैया ये निम्स की आवाज़ मोदी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज मोदी जी के संग्रहालय का म्यूजियम का उद्घाटन किया है। भारत माता की, भारत माता की। अब हम मोदी जी का नारा लगा लें। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वंदे वंदे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान के प्रभारी माने भाई अरुण सिंह जी, हमारी भरतपुर से सांसद बहन रंजीता कोहली जी और इस संस्थान के चेयरमैन माने बलवीर सिंह तोमर साहब, सभी इस संस्था के प्राध्यापक वृंद, उपस्थित सभी विद्यार्थियों, आपसे संक्षिप्त में एक दो बात कहना चाहूँगा। मन से एक बार 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 कही जा रही है कि आपको भूख लगी है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आपने नाम सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी। जब काकोरी कांड के अंदर उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए एमिनेशन की जरूरत पड़ी, हथियारों की आवश्यकता पड़ी और काकोरी स्टेशन पर रेल को लूटा, तो वहां से चारों तरफ से पुलिस से घिर गए और वो निकल करके जंगल में चले गए। उनके मित्र गेंदालाल दीक्षित ने उनकी जीवनी लिखी और उसमें वो लिखते हैं कि लगभग 7-8 दिन तक वो काकोरी के जंगलों में पड़े रहे और उनकी बहन जो शास्त्री देवी थी, जब उनको पता लगा कि भाइयों के पास में खाने का कोई सामान नहीं है, तो उनके लिए कुछ गुड़ और चने लेकर के वहाँ जंगलों में पहुंची। और आप आश्चर्य करेंगे कि 7-8 दिन तक वो लोग केवल गुड़ और चने पर अपना निर्वाह करते रहे और वहाँ तालाब का पानी पीते रहे। देश की आज़ादी के लिए जो काम हमारे शहीदों ने किया, उस आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए और उस देश को हमारे शहीदों के स्वप्न का भारत बनाने के लिए हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पबद्ध हैं और उन्होंने 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया। वैसे तो बहुआयामी जीवन है। आप देखेंगे कोई जंगल में वृक्ष है, उस वृक्ष के पास में अगर कोई प्रकृति प्रेमी जाता है तो वो ये देखता है कि ये पेड़ कितने ऑक्सीजन छोड़ता है, कितनी हरियाली है, कितना इसके अंदर सौंदर्य है। वहाँ कोई डॉक्टर या वैद्य जाता है तो ये जाकर के देखता है कि इस पेड़ के अंदर कौन कौन सी दवाओं के गुण हैं, कौन सी औषधियाँ हैं।
अगर कोई कारपेंटर जाता है तो देखेगा इसमें से कौन कौन सा फर्नीचर तैयार हो सकता है, और कोई व्यक्ति दुखी व्यक्ति जाएगा तो उसकी छाया में बैठ करके आनंद की अनुभूति करेगा। बस वैसी स्थिति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। कोई आदमी राजनीतिक दृष्टि से उनको देखेगा तो पिछले 22 साल के अंदर 7 अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और आज तक एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 22 वर्ष की अवधि के अंदर एक दिन का अवकाश नहीं लिया, 4 घंटे से ज़्यादा 4.5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं ली। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के ऊपर जब आप विचार करेंगे, आप जिस एंगल से देखेंगे आपको उसी एंगल से परिपूर्ण दिखाई देंगे। हमारे देश में कोरोना का जो संकट आया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे सक्षम प्रधानमंत्री यदि नहीं होते तो वो उस स्थिति से देश को उबार नहीं सकते थे। पूरी दुनिया हिल उठी थी। आज चाइना जैसा देश त्राहिमाम कर रहा है। 3 बार हमारे देश पर संकट आया। यमन में युद्ध हुआ, सुषमा जी देश की विदेश मंत्री थी, उनको भेजा, लोगों को सुरक्षित निकाला। अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, लोगों को सुरक्षित निकाला। और यूक्रेन तो आपने अपने आंखों के सामने देखा, 22,000 स्टूडेंट्स हमारा वहां पर था, केवल मात्र एक नौजवान की वहां कैजुअलिटी हुई, वो भी उसकी गलती से हुई कि वो जल्दी बाहर आ गया। 22,000 हमारे नौजवानों को सुरक्षित लाने का श्रेय यदि किसी व्यक्ति को जाता है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। इसलिए मैं माननीय तोमर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, उनको साधुवाद और बधाई दूंगा, और खासतौर से उन विद्यार्थियों का और आपकी फैकल्टीज का जिन्होंने इस म्यूजियम को, इस संग्रहालय को बहुत थोड़े समय में एक बहुत ही सुंदर रूप दिया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में तोमर साहब कह रहे थे आप कभी आएंगे, मैं आप स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के कभी घंटा 2 घंटा आराम से बात करेंगे। हम अपनी आत्मिक बौद्धिक विकास कैसे कर सकते हैं, उन्नति कैसे कर सकते हैं, दुनिया की दौड़ के अंदर हम कैसे जा सकते हैं। आपके बीच में भी बहुत सारे सीकर के स्टूडेंट बैठे होंगे, वहाँ का एक एक विद्यार्थी मुझे जानता है। मैंने 22, 30, 25 साल तक यही काम किया, बच्चों के बीच में जा कर के मोटिवेशन का काम किया, उनको आगे बढ़ने के बारे में बात की। तो फिर मैं कभी आऊँगा आपके बीच में, जो मेरा मूल सब्जेक्ट है। मैं स्वयं अध्यापक रहा हूँ 4 साल तक, आपके बीच में आकर के चर्चा करूँगा। मैं तो पुणे माने तोमर साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे समाज को एक दिशा दी है। आज माने तोमर साहब की बात को अरुण सिंह जी एक बात कह रहे थे, हमें एक दिशा मिल गई। आज हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट को कह सकते हैं, बहुत सारी संस्थाओं को कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के जीवन को किस प्रकार से प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि दृश्य और श्रव्य सुन करके और देख करके किसी चीज को सीखा जा सकता है, और ये दोनों बहुत इंप्रेसिव होते हैं। पुनः मैं तोमर जी को बधाई देते हुए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद महोदय। समय का थोड़ा अभाव है इसलिए माफ़ी चाहते हैं। हम चाहेंगे कि आपको फिर से बुलाया जाए निम्स यूनिवर्सिटी में और आपका एक बहुत अच्छा व्याख्यान यहाँ पे बच्चों के समकक्ष कराया जाए। और अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे यहीं के एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन और आज के युवा नेता डॉक्टर पंकज सिंह जी को कि वो आए और 2 शब्द इस कार्यक्रम के बारे में। युवा नेता, उभरते हुए सामाजिक कार्यों में बहुत प्रगतिशील डॉक्टर पंकज सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद आशीष जी। मंच पर आसीन सर्वसम्माननीय अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी एवं प्रभारी राजस्थान, श्री सुमेरा नंद सरस्वती जी, सांसद सीकर, एंड श्रीमती रंजीता कोहली जी, सांसद भरतपुर, डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, चेयरमैन एंड चांसलर निम्स यूनिवर्सिटी, और हमारे सम्माननीय वीसी संदीप मिश्रा जी। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अरुण जी को, उन्होंने अपनी कीमती समय में समय निकालकर यहाँ पे आए और हमें निम्स को इस ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बनने का मौका दिया। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए सबसे पहले एक गर्मजोशी से तालियों से स्वागत इस्तकबाल करिए। आज मैं समझता हूँ कि अगर मैं नरेंद्र दामोदर मोदी जी के बारे में कुछ बोलता हूँ तो एक सूरज को दीपक दिखाने के बराबर ये चीज़ होगी।
पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लीडर, आज उनकी जो जन्म से लेकर आज तक की जो जीवनी है, उसका जो हमने यहाँ पे एक डिस्प्ले किया है, मैं समझता हूँ कि उससे न केवल निम्स बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक मैसेज जाएगा कि एक ऐसे लीडर, एक ऐसे जननेता का हम स्वागत करते हैं और उसका इस्तेकबाल करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। मैंने बच्चों अपना बहुत सारा समय बाहर बिताया। 2001 से लेकर 2016-17 तक मैं यूके और यूएस में रहा। एक छवि थी भारत की बहुत पहले, जब भी हम किसी से मिलते थे, किसी अंग्रेज से या किसी फॉरेनर से मिलते थे, तो भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत जो है, जैसे कि पिक्चरों में दिखाया जाता है, काफ़ी गरीब देश है, भिखारी, और इस तरह की पिक्चर्स अक्सर दिखाते थे। लेकिन जब मोदी जी पावर में आए, तब से भारत की एक इमेज, एक छवि बदलनी स्टार्ट हो गई। मैं समझता हूँ एक ऐसा आंदोलन विश्व में स्टार्ट हुआ, न केवल मोदी जी बल्कि आज की डेट में उनकी जितनी भी एक टीम है, उन्होंने पूरे देश की दिशा बदल के रख दी। मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को और उनकी टीम को कि जिन्होंने आज वहाँ हमें पहुँचाया जहाँ शायद हम कभी ना पहुँच पाते। मैंने वापस आने का जो डिसीजन लिया, वो देश में, वो भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा उसमें एक प्रभाव, एक उसका इन्फ्लुएंस नरेंद्र दामोदर मोदी जी का रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी टीम को। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, मुझे मालूम है समय की अल्पता है, लेकिन अवसर कम मिलता है आपसे ताल्लुक़ करने का। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है सर। मैंने जो अपनी एक देखी है मोदी के बारे में, कि कहीं जो है इससे पहले राजनेता आए, कहीं लीडर आए, और जो देश को जो है, जो आज डायरेक्शन मोदी जी ने दी है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारी जीडीपी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई और अन्य क्षेत्र, मैं समझता हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है आज की डेट में, कि मोदी जी जो है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो एक तरीका है, न केवल अपने आप को साधने का बल्कि अपने जो है अपनी टीम को साधने का, वो उस तरह का है जैसे कि एक बाज होता है जो ईगल होता है। आपको मालूम है कि बाज जो होता है, ईगल जिसको हम कहते हैं, वो पक्षियों का राजा होता है। तो पक्षियों का राजा क्यों होता है बाज? हर पक्षियों में वही दो पंजे, वही एक गर्दन, वही चोंच, वही पंख होते हैं। लेकिन बाज जो राजा बनता है, उसके दो कारण हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़, जब बाज पैदा होता है, जब ईगल पैदा होता है, तो उसकी जो है ट्रेनिंग जो होती है, वो ट्रेनिंग बड़ी कठिन होती है। बाज का बच्चा जब छोटा होता है, जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे घोंसले में चिचिया रहे होते हैं, उस उम्र में बाज की जो माँ होती है, वो अचानक से उसको पंजे में उठाती है, जाकर ऊपर उड़ जाती है, और 700, 800, 1500 मीटर ऊपर जाके अचानक से अपने बच्चे को छोड़ देती है। एक बच्चा जिसके भी पंख भी नहीं निकले हैं, वो 1000 मीटर की ऊंचाई से जब नीचे गिरने लगता है, तो उसे लगता है कि शायद मैं बचूंगा नहीं, शायद मैं बचूंगा नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से जब वो बिल्कुल ज़मीन पर गिरने वाला होता है, उससे पहले एक पंजा आता है जो उसको ऊपर उठा के ले जाता है। तो ये कहानी आपको मालूम थी? बाज जो है, बेसिकली बाज का बच्चा ज़मीन के गिरने से ठीक पहले पंजा, एक शक्तिशाली पंजा उसको उठा के ले जाता है, और ये ट्रेनिंग शुरू होती है और तब तक चलती रहती है कि जब तक बाज का बच्चा एक शक्तिशाली पंखधारी होकर उड़ना नहीं सीख जाता। तो ये ट्रेनिंग मैं समझता हूँ आज माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने पूरे अपनी, न केवल अपनी टीम को दी है, बल्कि पूरे देश को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो होती है बाज की जो आयु होती है, वो होती है 70 साल की। लेकिन 70 साल की आयु में एक ऐसा पड़ाव आता है बाज की उम्र में कि जहाँ पर वो बूढ़ा हो जाता है। लगभग 30 साल के आसपास जो है बाज की चोंच मुड़ जाती है, उसके पंजे खराब हो जाते हैं, और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ना मुश्किल पड़ जाता है। और अब क्या होता है कि वो बाज इस स्थिति में 6 मंथ के लिए, इसे 6 मंथ के लिए वो पहाड़ पे, मुझे मालूम है समय की अल्पता है, लेकिन मैं समझता हूँ मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा बस खाली। उस स्थिति में बाज जो है पहाड़ पे चले जाता है, वहाँ जाकर अपनी वो एक जगह बनाता है। अब उसके पास 3 विकल्प होते हैं दोस्तों, या तो वो मर जाए बूढ़ा होके, या फिर वो बचे हुए मांस से जो अपनी ज़िंदगी यापन शुरू कर दे, या फिर तीसरा उपाय होता है कि वो नई ज़िंदगी स्टार्ट करे। बाज क्या करता है? नई ज़िंदगी स्टार्ट करता है, नई ज़िंदगी शुरू करता है। वो पत्थर में मार मार के अपनी चोंच तोड़ लेता है। अपने जब नई चोंच आती है, उसके बाद उस चोंच से सारे पंख नीचे में नोच लेता है, अपने पंजे नोच लेता है, और 6 महीने से लेकर 1 साल के इस कायाकल्प के बाद बाज क्या बनता है? पक्षियों का राजा। तो ये चीज़ें जो होती है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, आज देश की क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और जो उनके लीडर हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
वो ट्रेनिंग जो है वो आज मैं समझता हूँ कि अपनी टीम को देते हैं। उसी के चलते हमारे नेता अरुण सिंह जैसे नेता और बाकी बड़े प्रकार नेता यहाँ पैदा होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय की अल्पता को समझते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एक बार फिर से मंच के माध्यम से अरुण सिंह जी को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को है पंकज सर से, परंतु बिल्कुल सही समय का थोड़ा सा हमारे पास अभाव है। और अब ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अरुण सिंह जी का। और सौभाग्य ये भी है कि उनका जीवन का छोटा सा परिचय मैं सबको देना चाहूंगा सर। श्री अरुण सिंह जी एक भारतीय राजनेता और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के वर्तमान सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी हैं। अरुण सिंह जी का जन्म यूपी के मिर्जापुर जिले में हुआ था। उनके पिता एक शिक्षक और किसान थे। श्री अरुण सिंह जी को मेहनती स्वभाव अपने माता पिता से विरासत में मिला। उन्होंने 16 साल की उम्र में अपने मूल स्थान को छोड़कर अपने आत्मनिर्णय और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से संघर्षों पर काबू पाने के बाद जीवन की बहुत कठिन राह तय की। श्री अरुण सिंह जी एक शानदार शिक्षाविद रहे हैं। वे न केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में 25 वर्षों से के अनुभव के साथ खुद को श्रेय देते हैं, बल्कि उनके नाम पर कई अन्य योग्यताएं और उपलब्धियां भी हैं। उन्होंने विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की परियोजनाओं और कई उल्लेखनीय निगमों के साथ सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। श्री अरुण सिंह जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और सफल राजनीतिज्ञ भी हैं। दो राज्यों राजस्थान और कर्नाटक के भाजपा के प्रभारी हैं। इससे पहले वे भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा के प्रभारी थे। उनकी कड़ी मेहनत और सुनियोजित राजनीतियों से पार्टी को अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करने में मदद की, जिसके कारण पार्टी को जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण लाभ हुआ। उड़ीसा में कुल मिलाकर पार्टी की सदस्यता शक्ति में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वहां भाजपा के समर्थन आधार में पर्याप्त वृद्धि हुई। वर्तमान में वे भाजपा मुख्यालय के प्रभारी भी हैं। यह लगातार दूसरी बार है कि पार्टी नेतृत्व ने श्री अरुण सिंह जी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा है। इससे पहले वे भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता कार्यक्रम के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रमुख थे, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। श्री अरुण सिंह जी को पहली बार दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के सांसद के रूप में चुना गया था। वे 2020 को देश की ऊपरी सदन में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। वे सदस्य संसदीय कार्यवाही में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं और विभिन्न प्रमुख बिलों और मुद्दों पर सरकार व पार्टी के विचारों का प्रखर रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। पेशेवर रूप से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते श्री अरुण सिंह जी ने अर्थशास्त्र और वित्त के क्षेत्र में व्यापक विषयों पर पार्टी के रुख को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। संसद के उनके प्रमुख हस्तक्षेप में शामिल है केंद्रीय बजट 2020-21, 21-22 पर चर्चा, बीमा संशोधन विधेयक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालयों की कार्यप्रणाली, विदेशी अंशदान और विनियम संशोधन विधेयक, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता आदि। बहस और चर्चाओं में उनकी उपरोक्त भागीदारी के माध्यम से पार्टी को उनकी बौद्धिक दृढ़ता और सदन में क्षमता का लाभ मिला है। विकासात्मक मुद्दों और मॉडलों पर चर्चा करने के लिए श्री सिंह नियमित रूप से प्रबंधन और वित्त के छात्रों और पेशेवरों से बात करते रहते हैं। युवाओं के साथ बातचीत के दौरान वे न केवल अकादमिक रूप से उनका मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि एक सफल जीवन जीने के बारे में अन्य सर आपके बारे में बताएं तो सही हमारे बच्चों को। सर एक दो लाइन तो बोलूंगा सर मैं। श्री अरुण सिंह जी आधुनिक समय के एक नेता, सुझावों फीडबैक के संबंध में ग्रहणशील और उत्तरदायी हैं। वे नवाचार, प्रौद्योगिकी और सहयोगी शक्ति के प्रबल समर्थक और समाज में समावेशी विकास लाते। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे मुख्य अतिथि श्री अरुण सिंह जी का। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय आप सबके अभिभावक डॉक्टर बलबीर सिंह
तोमर जी, जो यहाँ के चांसलर भी हैं, और पहले भी मैं करीब 3-4 साल पहले इस निम्स के मंदिर में आया था और बच्चों से उस समय भी बड़ी इंटरेक्शन हुई थी। उसी के साथ साथ डॉक्टर संदीप मिश्रा जी और सुमेधानंद सरस्वती जी सांसद, रंजीता कोहली जी सांसद, और उपस्थित यहाँ पे डॉक्टर पंकज दीक्षा, विजय त्रिवेदी जी और पीएचडी के एमबीबीएस कर रहे छात्र, अन्य कोर्स के भी कर रहे यहाँ पे छात्र भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि ये निम्स में आने का यह दूसरी बार बोलने का मौका मिल रहा है। और इससे भी बड़ा भी मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज निम्स में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, और ऐसी प्रदर्शनी जिसमें कार्डबोर्ड के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को दिखाना, जिससे लोग प्रेरणा ले सके, और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी पे लिखे गए 40 से अधिक किताबों का संकलन, और उसके साथ वहाँ पढ़ करके बैठ करके लोग पढ़ सकते हैं। एक अच्छा लॉन्च मैंने देखा, उसका उद्घाटन किया। देश में पहली बार इस प्रकार का जो है उनके व्यक्तित्व कृतित्व पे पूरा एक एरिया डेडिकेटेड किया गया है जो निम्स का है। और इसलिए क्योंकि पहली बार इस प्रकार का एक सोच डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी और उनके टीम का है कि लोग उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो युवा है वह युवा अपने जिस देश की युवा अपने जो महापुरुष हैं, जो देश में अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में जाने और समझे, उनसे प्रेरणा ले, वह समाज हमेशा जीवंत रहता है। जो समाज या देश अपने महापुरुष या जो व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से न जाने न समझे, वह देश और समाज वो निष्क्रिय होता है। और इसलिए आज यहाँ पे जो निम्स में इस प्रकार के प्रदर्शनी लगाई गई, संग्रहालय बनाया गया, ये मुझको लगता है कि सभी को जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो बाहर से भी आएंगे, उनको प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं तो इतना ही कहूँगा, इतना बड़ा आपने काम किया है। मैं आपका एक बुके ले अभी मैं डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर का इसके लिए अभिनंदन करना चाहूँगा। एक बुके है भैया, एक बुके ले आओ। बुके के माध्यम से अभिनंदन करूँगा, बात से तो सभी करते हैं, जब बुके से भी अभिनंदन करूँगा, क्योंकि इस जो संग्रहालय है इसको देश भर के कई यूनिवर्सिटी के लोग आएंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी के से सभी लोग प्रभावित हैं जिस प्रकार से उन्होंने काम किया। और साहब आपने बहुत खड़े हो जाइए। देखिए अभी यह इसलिए कि आज भारत की स्थिति जो है, विश्व के अलग अलग देशों की जो उथल पुथल हुई है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है, अर्थव्यवस्था को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जो सोच, उनकी नीति, उनके पॉलिसी के कारण द इकोनॉमिस्ट एक लंदन से मैगजीन निकलती है, वो सामान्य रूप से भारत के बारे में निगेटिव ही दिखाता है, लेकिन द इकोनॉमिक्स ने क्या कहा है कि भारत जो है, इंडिया इकोनॉमी रिमेन ब्राइट स्पॉट मतलब यह भारत जो है वह चमकता हुआ स्थान पूरे विश्व भर के लिए है। द इकोनॉमिस्ट ने अभी लिखा है। मॉर्गन स्टैनली अमेरिका की संस्था है, रिसर्च करती है, उसके कई पब्लिकेशंस भी निकलते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने लिखा है, रिसर्च करके लिखा है कि भारत जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, मोदी जी के नेतृत्व में, और इस डिकेड के अंत तक 2030 से पहले भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, जापान और जर्मनी को छोड़ करके। यह मॉर्गन स्टैनली ने लिखा है। इसलिए आप समझिए कि विश्व का सबसे युवा देश कोई है तो भारत है, और देश का भविष्य भी युवा ही संभालेंगे, उसको संभालने का काम करेंगे। और विश्व के संगठन इस प्रकार के भारत के जो नीतियां हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं।
वर्ल्ड बैंक से लेकर के IMF से लेकर के हर लोग तारीफ कर रहा है कि जिस प्रकार से पॉलिसीज का मोदी जी की पॉलिसीज है। जब कोविड का संकट आया तो कोविड के संकट के बाद और यूके और रसिया के लड़ाई के समय जो भी चल रही है, विश्व के जो देश है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूके है, उन्होंने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करने का काम किया कि जितना पैसा जमा था उसको कंजम्पशन में खर्च करने का, अधिक से अधिक पैसा देने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच, उन्होंने कंजम्पशन से के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे अधिक पैसा दिया जाए। जब इन्वेस्टमेंट पे अधिक पैसा खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अधिक पैसा खर्च करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे तो वो इकोनॉमी, जो हमारा पैसा का साइकिल बढ़ेगा। अमेरिका, यूके, इनके साइकिल, जो पैसे का साइकिल था, इकोनॉमी का साइकिल, वो 2 से कम रह गया। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना शुरू किए, मान लीजिए रोड पे, पोर्ट पे, इनमें आप खर्च करते हैं तो रोड बनता है, तो रोड के माध्यम से रोड बनता है तो सीमेंट खरीदता है, सीमेंट से कंक्रीट खरीदता है, कंक्रीट से लेबर के पास पैसा जाता है, तो पैसे का सर्कुलेशन 3 से 4 गुना होने लगा। और उसके कारण आज भारत विश्व का सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली कोई अर्थव्यवस्था है तो भारत की है। वह उनके सोच के कारण अलग अलग देशों में इन्फ्लेशन इस प्रकार से बढ़ा, कहीं फूड इन्फ्लेशन 70%, 80%, 90%, एनर्जी इन्फ्लेशन 70, 80%, 90% कहीं कहीं देशों में हुआ। लेकिन यह यूएसए का 25%, यूके का 18%, लेकिन भारत का कंट्रोल में रहा। यह उनकी पॉलिसीज का ही नतीजा है और यह इसलिए ऐसा होता है। आप प्रदर्शनी में तो देखेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, किस प्रकार से उनकी सामाजिक समरसता के प्रति संवेदना और किस प्रकार से नए भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना, समाज सेवा ही राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, बचपन से यह उनके मन में है और उसको करते भी हैं। यह प्रदर्शनी के माध्यम से आप देखेंगे, आपको प्रेरणा मिलेगा। मित्रों, ऐसा है कि अगर कोई देश या किसी भी संस्था का नेतृत्व करने वाला में अगर गुण अच्छे हैं तो वह देश बढ़ेगा, वह संस्था बढ़ेगी। अगर नेतृत्व करने में वो कुछ अवगुण होगा तो कभी भी नहीं बढ़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, अगर आप देखेंगे तो उनमें दिखेगा यह विश्वसनीय नेतृत्व है, यह भरोसेमंद नेतृत्व है, यह लोकप्रिय नेतृत्व है और यह निर्णय लेने वाला नेतृत्व है और यह त्यागी और तपस्वी नेतृत्व है। अगर विश्वसनीयता की बात करें तो 2014 से पहले जिस प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस थे, उद्योगपति जेल में जा रहे थे, कोई नए उद्योग लग नहीं रहे थे और उसके साथ साथ बाहर से जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं मिलता था, बार बार जाकर के वहाँ मार्केटिंग होती थी फिर भी पैसा नहीं मिलता था, चारों ओर अफरा तफरी की स्थिति थी, करंट अकाउंट डेफिसिट इतना माइनस में हो गया था कि सोना गिरवी रखते तब जाके आपको ऑयल मिलने की स्थिति में आ गए थे, हाहाकार की स्थिति थी। लेकिन 2014 में जब मोदी जी ने जब सत्ता संभाली, इन चीज़ों को बिल्कुल चेंज कर दिया। एक समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की संकल्पना लेके चले। क्या हम देश के गरीबों को छोड़ करके विकास तो कर नहीं सकते? इसलिए देश के गरीबों का बैंक अकाउंट होना चाहिए। लाल किला के प्रतीक से 2014 में जब मोदी जी ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद गरीबों का भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी देश के आर्थिक जो संपन्नता या फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनको जुड़ा होना चाहिए। वही बैंक कर्मचारी थे, वही लोग थे, सारे स्टाफ थे, लेकिन केवल नेता बदला था जब मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से 2014 में कहा सबका बैंक अकाउंट खोलो। आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं खुला था। देखते देखते आज 47 करोड़ बैंक अकाउंट खुला है प्रधानमंत्री जो जनधन अकाउंट में। इसका मतलब उनका अकाउंट नहीं था, कितना बड़ा लीकेज होता था। आज 22 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए लीकेज जो को रोका गया है। लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे आज़ादी के बाद, 50 साल 60 साल के बाद शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था। तो समावेशी विकास की कैसे हम संकल्पना कर सकते हैं? आप देखिए, मैसेज देने के लिए कभी आपने सोचा कि किसी देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेके निकलता हो? देश के प्रधानमंत्री जी झाड़ू, भैया जिसको बात करना हो पीछे से चले जाओ, अगर जल्दी भूख लगी हो तो चले जाओ, अगर जल्दी हो तो चले जाओ। तो देश का प्रधानमंत्री
देश का प्रधानमंत्री कभी कल्पना किया तो झाड़ू लेके निकलता हो, इसलिए झाड़ू लेके निकले कि लोग स्वच्छता को अपनाएं, मैसेजिंग देने का काम करें। देश का प्रधानमंत्री मद्रास में रुकते हैं तो मरीना बीच में सुबह उठ करके जाके प्लास्टिक चुनने का काम करते हैं, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, मैसेजिंग देने के लिए ये प्रधानमंत्री करते हैं। देश के प्रधानमंत्री संगम में स्नान करते हैं तो संगम में स्नान करने के बाद वहां पे जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनको बैठाते हैं, उनका पैर धोते हैं और पैर धोने के बाद पैर पोंछने का काम यह प्रधानमंत्री जी करते हैं। यह संदेश है, स्वच्छता के प्रति संदेश है। इसको हम जो नागरिक हैं, आप लोग विद्यार्थी, आप लोगों को तो जरूर इसको अपनाना चाहिए, संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और लोगों में जागरूकता इसका करना चाहिए। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसके बारे में मंत्र, इसके बारे में योजना ले आने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। वोकल फॉर लोकल, हम स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें, उनका उपयोग करें, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है अपने अनुसार होनी चाहिए, जो अपने संसाधन, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार होनी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थनीति कभी भी विदेश के को कॉपी करके नहीं हो सकती। इसलिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लेकर के कई चीज़ों का प्रमोशन भी किया गया, कई चीज़ों का। आज खादी का प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए खादी का जो प्रोडक्शन भी हो रहा है। आज रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, जहां सब कुछ आयात करते थे, डिफेंस के क्षेत्र में 200 से अधिक आइटम भारत में बन रहे हैं। बड़े बड़े जहाज भी और मिसाइल भी भारत में बनने का काम हो रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत आगे आने वाली पीढ़ी यह आपकी है, ये भारत की है। आगे आने वाला जो समय आप सबकी है, पीढ़ी की है। जहां तक दूसरा होता है निर्णय लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमारा जो नेतृत्व कर रहा है, पहले प्रधानमंत्री होते थे निर्णय ही नहीं लेते थे, महीने महीने इंतजार करना पड़ता। आज प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, जीएसटी विश्व का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी, उसका जीएसटी का निर्णय उन्होंने लिया और उस निर्णय के कारण आज 1,40,000 करोड़ रुपए हर महीने टैक्स कलेक्शन प्राप्त हो रहा, हर महीने। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का निर्णय लेना, ये बड़े निर्णय लेने का काम। और तो और, जब पाकिस्तान से पहले गोल इधर आते थे तो इधर से कोई जवाब नहीं मिलता था, तो गोलीबारी होती थी, कोई जवाब नहीं मिलता था। इधर से कहते थे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आज जब उधर से जब कुछ लोग घुस करके हमारे सेना के शिविर पे अटैक किया, बालाकोट यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया। यह निर्णय लेने की चर्चा है। आज जब चीन के लोग घुसपैठ करते हैं तो मोदी जी स्पष्ट करते हैं कि हम जो विदेश के, कोई भी देश है, उनके लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मैं आंख से आंख मिला करके बात करना चाहता हूँ, न सर झुका करके न सर उठा करके। यह कहते हैं, इसलिए हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद रहता है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता घुसने का। 370 धारा के बारे में लोग कहते थे कि अरे अगर 370 धारा समाप्त करोगे तो खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछली बार से इस बार जब मैंडेट अधिक मिला 2019 में, तो 370 धारा जो वहां पे जम्मू कश्मीर का में सभी कानून लगने चाहिए, वो भारत का अंग रहे। 370 धारा के लिए पार्लियामेंट के अंदर 5 मिनट के अंदर 370 धारा उठा करके फेंक दिया, कोई खून खराबा नहीं हुआ। राम मंदिर की बात, लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा ही नहीं, लेकिन राम मंदिर के बारे में भी जिस प्रकार से कोर्ट में आकर के ढेर सारे वकील खड़ा हुए और वो कहने लगे जज साहब आप 1 हफ्ते 15 दिन की तारीख मत दो, आप तारीख दो, हमें कल की तारीख दो, सारे डॉक्यूमेंट हम आपके सामने रखते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट रखे और 5 जजों ने एक सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि भगवान राम का मंदिर वहीं था, वहीं जन्मे थे। और वह जाकर के प्रधानमंत्री जी जाकर के वहां पे शिलान्यास करके भूमि पूजन करके आए। प्रधानमंत्री जी जब काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से निकलते हैं, उज्जैन के कॉरिडोर से निकलते हैं, जब काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से निकलते हैं, यहाँ माथे पे टीका लगा करके, सर पे थाली लग करके, तो प्रचंड विद्वान की तरह दिखते हैं। हम सबका
गर्व की अनुभूति होती है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पे हमें गर्व की अनुभूति उसमें होती है। इस प्रकार का निर्णय लेने वाला अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बड़े सोच के, इसको डिटेल, बड़े सोच के साथ काम करना और इसी के साथ साथ एक त्यागी और तपस्वी का नेतृत्व भी होना, नेतृत्व में गुण होना चाहिए। एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेना। गुजरात के मुख्यमंत्री से होते हुए आज देश के प्रधानमंत्री होते हुए आज दोनों जगह अगर उन्होंने शासन 20-21 साल का शासन किया है तो मोदी जी पे 1 रुपए का आरोप नहीं लगता, 1 रुपए का आरोप नहीं लगा है। और तो और जैसे हम लोगों को मोमेंटो दिया जाता है, कोई तस्वीर दी जाती है तो उनको विदेश में भी जो को मोमेंटो दिया जाए, हिंदुस्तान में को मोमेंटो दिया जाता है तो उसको रखते हैं, उसके बाद नीलामी होती है, वह नीलामी का पैसा नमामि गंगे में खर्च होने का काम करते हैं। इस प्रकार का त्यागी तपस्वी नेतृत्व, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसा नेतृत्व जो भरोसेमंद हो, लोकप्रिय हो और त्यागी हो, तपस्वी नेतृत्व हो, इस और सारे गुण जिसके अंदर हो, ऐसा नेतृत्व मैं बताना चाहूंगा आपको। ऐसा नेतृत्व सब मानते हैं इस बात को, 10-20 साल में नहीं जन्म लेता, ऐसा नेतृत्व 100 साल में एक बार जन्म लेता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जन्म लिया है। मित्रों, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही, जैसा मैंने आपको बताया 5 पिलर होते हैं किसी देश के बारे में समझना किस दिशा में जा रहा है। अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी चल रही है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ो, आप विद्यार्थी हो। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा खर्च हो रहा है, 7.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना, अगले 5 साल तक 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। हर दिशा में अच्छा काम हो रहा है, इसको आप जरूर पढ़ो। किसी दिन समय होगा तो एक एक बारे में आपको बताएंगे किस प्रकार से डिजिटल इंडिया में देश तरक्की कर रहा है, डेमोग्राफिक के बारे में किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे अन्य चीजों में हम कैसे कैसे सोलर एनर्जी से लेके पर्यावरण के बारे में हम कई मल्टीफोल्ड, पहले इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात होती थी, अब क्वांटिटेटिव जंप के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मैं यही कहूंगा कि भारत जैसे आगे बढ़ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं शताब्दी की भारत की होगी, मुझे साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की होगी। विवेकानंद जी के सपने साकार हो गए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आएंगे तो एक विशेष लेक्चर देंगे, कभी भी रखेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि श्री अरुण सिंह जी के लिए। और जैसा आपने बताया सर, नरेंद्र मोदी एक नाम नहीं है, वो आकाश में, आकाशगंगा में चमकता हुआ सबसे शानदार सितारा है और वो एक ध्रुव तारा है जो पूरे विश्व को राह दिखाते हैं। इस नाम से हमारे मन में विश्वास, गौरव, प्रगतिशीलता, दूरदर्शिता, ये सारी हमारे साथ। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और अब कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगा कि हमारे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर सर हमारे मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें और आभार व्यक्त करें कि श्री अरुण सिंह जी ने अपना कीमती समय निकाला है, इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में एज अ मुख्य अतिथि आए और उन्होंने जो भी योजनाएं थी प्रधानमंत्री द्वारा दी गई उसको शेयर किया हमारे साथ। एक बार जोरदार ताली। और मैं चाहूंगा सब लोग सभागार में खड़े होके हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मैं जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। नेम्स, कम ऑन। मुख्य अतिथि श्री अरुण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं चाहूंगा कि सर आप एक स्मृति चिन्ह श्री सुमेधानंद सरस्वती जी के लिए, सर आप भी जोरदार तालियां। श्री सुमेधानंद सरस्वती जी, आपको हम बार बार सुनना चाहेंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए। नेम और धन्यवाद करना चाहेंगे श्रीमती रंजीता कोहली जी का, जिन्होंने भी अपना समय निकाला, सांसद भरतपुर समय निकाला। श्रीमती रंजीता कोहली।
थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे विराजमान गणमान्य व्यक्ति। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद सभी को, और विशेष 2 नाम हम लेना चाहेंगे इस पूरे प्रदर्शनी में जिन्होंने कुछ ही दिनों में इसको ये मूर्त रूप दिया है। दीक्षा जी और विवेक मिश्रा की जो टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस काम को बहुत अच्छी तरीके से किया है। एक बार जोरदार तालियां दीक्षा जी और विवेक मिश्रा की टीम के लिए। और अब मैं चाहूंगा कि हम बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। टीम श्री अरुण सिंह जी, उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, हमारे जितने भी एमपीज एमएलएज हैं, आप सभी का धन्यवाद। जोरदार तालियां मुख्य अतिथि के लिए।